हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है अपना कर्ल का भौतिक महत्व। जो प्रीवियस क्लासेस में था, आपने कर्ल की डेफिनेशन बताई थी एंड कर्ल को कार्तीय निर्देशांक पद्धति में कैसे निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू निकाली थी। आज हम पढ़ेंगे इसके भौतिक महत्व के बारे में। और भौतिक महत्व जो है वो इसका सबसे ज़्यादा तरल गतिकी तथा विद्युत चुंबकत्व में होता है। और इसका जो उपयोग है, इसको आप देख सकते हैं कि तरल के लिए वेग v वेक्टर का जो कर्ल होता है उसके घूर्णन के कोणीय वेग ओमेगा की नाप के बराबर होता है। ठीक है। और तथा इसका मान भंवरों के पास अधिक होता है। जैसे कि आप कोई तरल देखते हैं तो उस पर भंवर बनते हैं। आप पत्थर डालोगे तो पत्थर डालने से उस पर क्या बनते हैं, भंवर बनते हैं। भंवर जैसे ऐसे गोल गोल पानी क्या होता है, घूमता है। तो वहाँ पर इसके पास वे इस ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, इस कर्ल के बराबर हो जाती है। और इस कर्ल का यहाँ पर मान क्या होता है, ज़्यादा यानी अधिक होता है। इसके बाद आप देखते हैं इसके सेकंड पॉइंट को। और इसके सेकंड पॉइंट में बताया है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का जो कर्ल है उस बिंदु के पास एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान बताता है। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होते हैं, बंद वक्र बनते हैं। और उन बंद वक्रों में इस चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का जो कर्ल होता है उस बिंदु पर क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, कितनी धारा बह रही है एकांक क्षेत्रफल में, उसको बताता है। यानी आपकी क्या बताता है, धारा घनत्व। ठीक है, इसको बनाता है, डेंसिटी को बताता है। अब इसके बाद देखते हैं आप क्या देखेंगे। यदि वेक्टर, आप क्या करते हैं, इसको बताएंगे आप। इसका ये एग्जांपल लिया है कि यदि वेक्टर क्षेत्र के किसी बिंदु पर कर्ल का मान क्या हो, शून्य नहीं हो। ठीक है, और शून्य नहीं है तो उस पर स्थान पर क्या होगा, कुछ घूर्णन अवश्य होगा। क्योंकि वहां पर शून्य, उसके कर्ल का मान शून्य नहीं है, शून्य होगा तो वहां पर कोई भी घूर्णन नहीं होगा। वो एक क्या हो जाएगा, सिंपल सा वक्र बन जाएगा। जबकि अगर वहां पर कर्ल की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है तो उस स्थान पर घूर्णन यानी घुमाव, ऐसे वो घूम रहा होगा। ठीक है, तो वो अवश्य होता है। उसके लिए आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि किसी स्थान में तरल के प्रवाह वेग v वेक्टर के कर्ल का कुछ मान है तो यह मान उस स्थान में तरल के घूर्णन की दिशा, या तो वो कैसे होगा, इधर से घूम रहा होगा या फिर इधर से, यानी या तो वो ऐसे घूम रहा होगा या फिर वो ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, तो दोनों ही तरफ से वो घूम सकता है, उसके घूर्णन की दिशा हो सकती है। और तथा घूर्णन या घूर्णन का कोणीय वेग ओमेगा को क्या करता है, व्यक्त करता है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आप v वेक्टर देख लेते हैं। v वेक्टर की वैल्यू आप क्या देखते हैं, v वेक्टर जो होता है उसका तरल का वेग वो किसके इक्वल होता है, उसके ओमेगा क्रॉस r वेक्टर के इक्वल होता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, आप दोनों तरफ कर्ल ले लेते हैं। कर्ल यानी डेल ऑपरेट करवाते हैं। और डेल ऑपरेट कैसे करवाना है, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आप ऑपरेट कराते हैं। तो कर्ल v वेक्टर इक्वल्स टू, इधर भी साइड में कर्ल ऑपरेट होगा, कर्ल यानी आपको डेल क्रॉस के साथ ऑपरेट करवाते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और आपने देखा है कि जो तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन से के पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और सी वेक्टर। यानी आपको क्या करना है, ए वेक्टर और सी वेक्टर को पहले क्या कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। उसके बाद आप बी वेक्टर से उसका इंटू करवाते हैं माइनस, फिर आप इधर क्या करेंगे, बी वेक्टर और ए वेक्टर का क्या कराते हैं, डॉट करवाते हैं। और फिर उसके बाद सी को आप उस पर ऑपरेट कराते हैं। अब ये चीज आप क्या करेंगे, इन तीनों वेक्टर्स के अंदर अप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो देखो इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका डेल ऑपरेटर है वो ए वेक्टर की जगह पर है, और जो ओमेगा ऑपरेटर है, सॉरी ओमेगा वेक्टर है वो बी वेक्टर की जगह पर है, और आर वेक्टर जो है वो सी वेक्टर की जगह पे होगा। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है मैंने, क्या है आपके पास, पहले देखो डेल वेक्टर को आपने आर वेक्टर के साथ ऑपरेट कराया,
फिर क्या करेंगे, बी वेक्टर आ जाए, सॉरी ओमेगा वेक्टर हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा आपका ओमेगा वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर वेक्टर। अब क्या करते हैं, आप वन बाय वन करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं आप यहाँ नीचे। ठीक है, तो पहले आप इसकी निकालेंगे डेल वेक्टर डॉट आर वेक्टर की। तो डेल वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड डॉट, यहाँ पे आर वेक्टर क्या है आपका स्थिति सदिश है। तो स्थिति सदिश के बारे में आप देखते हैं, क्या आ जाएगा, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, और ओमेगा जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर आप इसको इनटू करवाते हैं तो डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई बाय डेल वाई प्लस डेल जेड बाय डेल जेड, और ये हो जाएंगे 1 1 एंड 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 ओमेगा आ जाएगा। अब इसके बाद आप इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ओमेगा वेक्टर डॉट डेल वेक्टर आर वेक्टर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओमेगा वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं, तीनों ही सदिशों के, सॉरी तीनों ही अक्षरों के अनुदिश रखेंगे। तो ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, और वापस डेल की वैल्यू रखेंगे, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। आप ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि आई कैप यहाँ पे क्यों लिखा है एंड यहाँ पर आपने आगे लिखा है, तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसका डिफ्रेंशिएशन तो करना है नहीं आपको। और फिर आर वेक्टर आप यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अब इसको क्या करवाते हैं, इनटू करवाते हैं, तो ओमेगा एक्स डेल बाय डेल एक्स से इनटू हो जाएगा एंड आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे भी हुआ था, इसलिए यहाँ पर आई कैप और जे कैप एंड के कैप नहीं आया है। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा। तो ओमेगा वाई और डेल बाय डेल वाई आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ओमेगा जेड डेल बाय डेल जेड आ जाएगा, और ये आर कैप की आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स आई वेक्टर, सॉरी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप या के कैप जेड। ठीक है, फिर आप क्या करवाते हैं, इनका इंटू करवाते हैं, तो ओमेगा एक्स और आई कैप आ जाएगा एंड डेल बाय डेल एक्स, एक्स से इंटू हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही ओमेगा वाई आ जाएगा एंड जे कैप हो जाएगा, और डेल वाई बाय डेल वाई 1 हो जाता है, एंड इधर आ जाएगा तो के कैप ओमेगा जेड आ जाएगा एंड डेल बाय डेल जेड, जेड से इंटू होएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा है डेल बाय डेल एक्स बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल जेड 1 1 हुआ था, तो वो भी यहाँ पे भी 1 1 हो जाएगा। तो आपकी जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, आई कैप ओमेगा एक्स प्लस जे कैप ओमेगा वाई प्लस के कैप ओमेगा जेड। और यहाँ पे ये चीज जो आपने यहाँ पे देखी है और ये वैल्यू आपने किसकी रखी थी, ओमेगा की रखी थी, तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, ओमेगा वेक्टर की इक्वल हो जाती है। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो कर्ल v वेक्टर इक्वल्स टू 3 ओमेगा वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और ओमेगा वेक्टर हो जाएगा। तो कर्ल वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 ओमेगा, और यहाँ से 2 आप इसके हाफ में भेज देंगे यानी अपॉन में भेज देंगे, तो हाफ कर्ल v वेक्टर जो है वो ओमेगा वेक्टर की वैल्यू हो जाती है। यानी कर्ल वेक्टर अगर आप उसके वेग का कर्ल निकालते हैं तो वहां पर घूर्णन भी अवश्य होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं क्या आ जाएगा आपके पास, यदि कर्ल एक वेक्टर का मान क्या हो जाए, 0 हो। अभी तक तो 0 नहीं था, अब अगर 0 हो जाए तो ए वेक्टर क्या होगा, अघूर्णीय वेक्टर होता है। वहां पर कर्ल ए वेक्टर का मान कुछ ना कुछ था तो आपके भंवर बन रहे थे, घूर्णन हो रहे थे। अगर अब 0 हो जाए तो इसका मान ए वेक्टर का मान क्या होगा, अघूर्णीय वेक्टर हो जाता है। ठीक है, अब अघूर्णीय है इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास ए वेक्टर किसी स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई यानी स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट हो गया। अब दोनों तरफ कर्ल ले लेते हैं तो कर्ल ए वेक्टर इक्वल्स टू कर्ल
ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा। अब कर्ल यानी हो जाता है डेल वेक्टर को आप क्रॉस के साथ इंटू करवाते हैं, जो भी आपके साथ में है उसको, और ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जो डेल वेक्टर है उसका आप स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इस कर्ल ए वेक्टर की वैल्यू क्या आती है। पहले ही आप इसको क्या करेंगे, इनका डॉट करवा देते हैं। तो इनका डॉट की जो डेल वेक्टर फाई और की डॉट होगा वो क्या आ जाएगा, आई केप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस की केप डेल फाई बाई डेल जेड। और डेल वेक्टर की वैल्यू तो पता ही है आपको, आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जी केप डेल बाई डेल वाई प्लस की केप डेल बाई डेल जेड। और इसका क्या करवा देते हैं, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप मैट्रिक्स में लिख लेंगे और मैट्रिक्स में लिख करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आई केप क्या हो जाएगा, ये डेल डेल वाई डेल बाई डेल वाई किससे इंटू हो जाएगा, इससे डेल फाई बाई डेल जेड से। तो डेल और डेल स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल वाई एंड डेल जेड माइनस, फिर इसका और इससे इंटू करवाते हैं तो डेल डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड और डेल वाई हो जाएगा, प्लस फिर क्या करवाते हैं, जे केप इसका लेंगे तो आप इसको ऐसे इंटू करवाना पड़ेगा, डेल डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड डेल एक्स माइनस इधर करवाते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स डेल जेड आ जाएगा, प्लस के कैप के इसमें करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऐसे इंटू होएगा तो यानी ये वाला इससे इंटू होएगा, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स डेल वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस ये इससे इंटू होएगा तो डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे क्या होता है आपका इनका डेल वाई डेल जेड किसके इक्वल हो जाते हैं, डेल जेड डेल वाई के इक्वल, यानी आप 1 इंटू 2 करो या फिर 2 इंटू 1 करो, आंसर तो दोनों तरफ एक ही होता है ना। तो डेल वाई डेल जेड से इंटू हो या फिर डेल जेड डेल वाई से इंटू, दोनों का आंसर तो एक ही है। तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देन ये और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी 0 आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे अघूर्णी क्षेत्र के लिए बंद परिसीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन भी क्या हो जाएगा, आपका 0 होता है। यानी जिसका कर्ल 0 है तो उसके लिए जो आपका लाइन इंटीग्रेशन है, बंद परिसीमा है ना, बंद परिसीमा यानी आपका जो क्लोज इंटीग्रल होगा वो भी क्या हो जाता है, ए वेक्टर डॉट डीएल भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाता है। इसके बाद देखेंगे आप, इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं और नेक्स्ट थ्योरम आ जाती है आपकी स्टोक प्रमेय। और स्टोक प्रमेय को देखेंगे आप तो इसका मैं पहले स्टेटमेंट बता देती हूँ, और ये ऑफकोर्स कर्ल से रिलेटेड है तो इसमें कर्ल भी आएगा। तो आप इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। किसी वेक्टर ए वेक्टर का बंद वक्र सी की परिसीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन, यानी आपको ए वेक्टर का बंद वक्र यानी क्लोज इंटीग्रल के बाउंड्री के अनुदिश इसका अगर रेखीय समाकलन करवाते हैं तो ए वेक्टर के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो जो इसका कर्ल होगा वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के इक्वल होता है। इसका क्या हो जाएगा, कर्ल का ए वेक्टर का कर्ल लेंगे और उसके पृष्ठीय समाकलन के इक्वल उसका रेखीय समाकलन हो जाता है। अब यहाँ पे कर्ल ए वेक्टर डॉट डी ए लिखा है, यानी ये जो कर्ल ए वेक्टर है उसको आप डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको से प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो ए वेक्टर है वो क्या है, एक स्थिति फलन है। क्या है, एक स्थिति फलन है। तो स्थिति फलन है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्षेत्रफल ले लेते हैं, ठीक है। एक क्षेत्रफल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक बंद वक्र का क्षेत्रफल ले लेते हैं हम। ऐसा कोई एक क्षेत्रफल है, बंद वक्र है, ये ध्यान रखेंगे आप कि ये क्या है, एक बंद वक्र है, क्लोज इंटीग्रल है। तो ये क्लोज इंटीग्रल है तो इसमें एक आप स्थिति फलन ले लेते हैं ए वेक्टर,
जो कि यहाँ पर एक डीएल वेक्टर के सापेक्ष क्या कर रहा है, यहाँ पर गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, घूम रहा है। तो इसका जो क्या करते हैं रेखीय समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएल हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, इसी क्षेत्र को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा एक क्षेत्रफल है, यही क्षेत्रफल है, थोड़ा सा डायग्राम चेंज है तो आप देख सकते हैं। इसी क्षेत्रफल को आप क्या कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पी क्यू रेखा से आप इसको क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दो कर्व बन गए। यहाँ तो एक ही कर्व था, सी कर्व एक ही अकेला था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, दो कर्व बन गए। एक कर्व हो जाएगा आपका C1 एंड एक कर्व हो जाएगा C2। तो जो C1 कर्व है वो क्या है, C1 कर्व आ जाएगा आपका PC1Q हो जाएगा एंड C2 कर्व क्या हो जाएगा आपका PQC2 हो जाएगा। इसके अंदर इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इधर से इधर जा रहा होगा, और इस वाले में कैसी हो जाएगी, यहां से आ रहा है ना, तो इधर कर्व से इस लाइन से इसकी दिशा ऐसे हो जाती है। तो अब यहाँ देखते हैं कि अगर आप इनके दोनों का जो रेखीय समाकलन निकालेंगे, इस C2 के लिए निकालेंगे रेखीय समाकलन और इसके लिए रेखीय समाकलन, यानी इसकी बाउंड्री की अनुदिश आप इसका रेखीय समाकलन निकालते हैं ए वेक्टर डॉट डीएल का, तो क्या हो जाता है, दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों का योग किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो क्लोज इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, ए डॉट डीएल वेक्टर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर C1 के क्लोज इंटीग्रल C1 ए डॉट डीएल के इक्वल हो जाएगा प्लस इन दोनों के योग के इक्वल होगा क्लोज इंटीग्रल C2 ए वेक्टर डॉट डीएल के इक्वल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं हम ये किस पे है, C1 के लिए C2 के लिए, लेकिन इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, निष्फल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हो, ये इधर घूम रहा है तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो आप यहाँ से तो दो से तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। अब क्या करते हैं, इसको आप ज्यादा क्षेत्रफलों में डिवाइड कर देते हैं, यानी आप इसको क्या करते हैं, n क्षेत्रफलों में क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। डायग्राम थोड़े चेंजेस है, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल एक जैसा ही है। तो आप इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे क्षेत्रफलों में डिवाइड कर देते हैं आप इसको, और उन सभी क्षेत्रफलों के लिए क्या करेंगे, कर्ल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर सभी क्या होंगे, घूमेंगे। ऐसा नहीं है कि ये घूमते नहीं है, सभी घूमेंगे, लेकिन सभी क्या हो रहे होंगे, एक ही डायरेक्शन में हो रहे होंगे, या कुछ एक डायरेक्शन में नहीं होते। तो n है तो वो सारे हो जाएंगे, इसकी वैल्यूज तो आपकी कुछ ना कुछ निकलेगी ही सही। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने कुछ की वैल्यू दे दी, कुछ की नहीं दी है। तो यहाँ पर आप कितने क्षेत्रफल लिए हैं, Cn लेंगे, और यहाँ पर Cn लेते हैं तो आप क्या देखेंगे, तो ये जो इसका इंटीग्रेशन होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इस C कर्व का क्लोज इंटीग्रेशन जो है वो इन सभी Cn क्लोज इंटीग्रेशन के सम के इक्वल होगा। तो इन सब के सम के इक्वल होगा, तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो है वो इन सभी Cn के क्लोज इंटीग्रेशन यानी सभी के सम के इक्वल हो जाएगा आपका Cn ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, अब यानी आप ये जो Cn है क्या है, C1 का भी क्लोज आएगा, C2 का भी आएगा, C3 का भी आएगा, C4 का भी आएगा, Cn का आएगा, उन सभी के इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे। तो इस क्लोज इंटीग्रल यानी कि जो बड़ा क्लोज इंटीग्रल है इसके इक्वल आ जाएगा। और सेम यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको कि जो इसका क्लोज इंटीग्रल होगा वो किसके, इसको जितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे उनके सम के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे मैंने इसके n पार्ट करे तो n पार्ट्स के इक्वल आ गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हम क्या करेंगे, कर्ल की डेफिनेशन से क्या करेंगे, कर्ल की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, आपके पास जो कर्ल है आपका कर्ल ए वेक्टर डॉट डी एन वेक्टर, यानी आपको ये भी n क्षेत्रफलों के लिए निकालना है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे क्षेत्रफल है DA1 DA2
ठीक है, dn तक क्षेत्रफल है, इन सभी क्षेत्रफलों का क्या करते हैं, उनकी कर्ल n के लिए निकालते हैं। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, वो इसके क्लोज इंटीग्रेशन के, इन्हीं के cn के क्लोज इंटीग्रल के इक्वल हो जाता है। तो ये इसके इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हैं क्या हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको क्या आ जाएगा। आपके पास क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो था आपका, वो सब्मिशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल सी एन ए डॉट डी एल के इक्वल था। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो आपने यहाँ नीचे देखी है, क्लोज इंटीग्रल सी एन ए वेक्टर डॉट डी एल की वैल्यू वो क्या है आपकी, कर्ल ए वेक्टर डॉट डी ए एन वेक्टर के इक्वल है। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, क्या आ जाएगा आपके पास, कर्ल ए वेक्टर डॉट डी ए एन वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, छोटे छोटे जो क्षेत्रफल बनाए आपने, उन सभी एन क्षेत्रफलों का योग कर रहे हैं। ठीक है, उनकी कर्ल के ए वेक्टर के कर्ल के का योग करते हैं। तो योग करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका सबमिशन, छोटे छोटे क्षेत्रफलों का सबमिशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके पृष्ठीय समाकलन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, इसके पृष्ठीय समाकलन के इक्वल हो जाता है, डीए के पृष्ठीय समाकलन के इक्वल हो जाएगा। तो यही क्या है, आपकी स्टोक प्रमेय हो जाएगी। यही क्या है, यही स्टोक प्रमेय है। और आप देख सकते हैं कि जो स्टोक प्रमेय है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, वहां तो उसका महत्व था। ठीक है, भौतिक नहीं, उसका महत्व, जो कर्ल का भौतिक महत्व देखा था आपने, तो उसमें मैंने बताया था कि भौतिक महत्व तो उसका उपयोग जो है वो तरल गति की और विद्युत चुंबकत्व में होता है। लेकिन इसका जो एक यूजेस है, आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। एक रेखीय समाकलन किस में चेंज हो रहा है, आपका पृष्ठीय समाकलन में चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ इसका उपयोग क्या लिखेंगे, इसका उपयोग लिखेंगे कि इस प्रमेय का उपयोग रेखीय समाकलन को, यानी लाइन इंटीग्रेशन को किसमें चेंज कर रहे हैं आप, पृष्ठीय सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर चेंज करने में किया जाता है। पृष्ठीय समाकलन में चेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हम एक और यूजेस में आपको उस दिन बताना भूल गए थे, तो मैं बता देती हूँ कि आप जो गॉस का थ्योरम था, गॉस प्रमेय, उसका उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, तो गॉस के प्रमेय का उपयोग कहाँ करेंगे, गॉस के प्रमेय का उपयोग आप सरफेस इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करने में करते हैं, या फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर किस में करेंगे आप, गॉस प्रमेय का उपयोग किसके लिए करते हैं, रेखीय नहीं था वहां पे, पृष्ठीय समाकलन जो आपका सरफेस इंटीग्रेशन था, सरफेस इंटीग्रेशन को किसमें, आयतन समाकलन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में आयतन समाकलन में बदलने के लिए किया जाता है। आप पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में बदलो, या फिर आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में बदलने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, गॉस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन या पृष्ठीय समाकलन को रेखीय समाकलन में बदलने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, स्टोक प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो आप ये उपयोग याद रखें।
ठीक है स्टूडेंट्स, और आज हमारा फर्स्ट जो लेसन है वो एंड हो जाता है और आप नेक्स्ट वीडियो में अपन सेकेंड लेसन की स्टार्टिंग करेंगे। सेकेंड लेसन का नाम है यांत्रिकी, तो आप उसको ज़रूर देखें। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।